नमस्कार दोस्तों। भटिंडा के एक पुराने कॉलेज में एक लड़के ने अपने दोस्तों पर एक छोटा सा मजाक खेलने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात मजाक किसी और को नहीं, खुद उसे ही बहुत भारी पड़ने वाला है। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अरमान ने भेजी है। अरमान कहता है, भाई ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह सचमुच हुआ था। और अगर उस रात में भागते भागते एक सेकंड भी रुक जाता तो शायद आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता। भटिंडा का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। रात में बहुत कम लोग रुकते थे। दिन में ये जगह जवान लड़कों लड़कियों की हलचल से भरी रहती थी, लेकिन रात में खाली कॉरिडोर्स में आवाज़ें गूंजती थी। अरमान पहले साल का स्टूडेंट था, यानी कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मस्तीखोर, दोस्ताना, हमेशा हंसी मजाक में, लेकिन एक आदत उसकी बहुत खतरनाक थी। वो हर चीज़ को चैलेंज समझ लेता था। कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा था, रूम नंबर 217, जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं कि 2007 में वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तब से रात होते ही उस कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती थी। लेकिन अरमान वो इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त समीर और कार्तिक उसे बोला। समीर हंसते हुए बोला, ओए अरमान, तू तो बड़ा शेर बनने घूमता है ना। चल आज रात 12 बजे रूम नंबर 217 में चल के बैठ साबित कर दे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। अरमान बस इतनी सी बात, अरे मैं तो वहाँ सेल्फी भी ले आऊँगा। यही घमंड, यही ओवर कॉन्फिडेंस उस रात अरमान की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। रात 11:45, पूरा हॉस्टल शांत था। अरमान बोला, चलो भाई 12 बजे चलो भाई 12 बजे 217 की एक्सपीडिशन एक्सपीडिशन शुरू। की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि समीर और कार्तिक ने मिलकर उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक प्लान किया था। दोनों लड़के पहले ही रूम 217 के पास छिप चुके थे। प्लान साफ था, जैसे ही अरमान कमरे में जाए वे खिड़की पर हल्की सी थप करेंगे ताकि अंदर डरावनी आवाज लगे और अरमान डर कर भाग जाए। सब हंस हंस कर एक्साइटेड थे। सबको लगा अरमान डर जाएगा, मजा आएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रैंक की टाइमिंग गलत थी, बहुत गलत। 12 बजे मिडनाइट। अरमान ने रूम नंबर 217 के रेस्टेड हैंडल को छुआ। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हैंडल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। लेकिन उसने सोचा, होगा पुराना कमरा, कोई बात नहीं। कमरा खुलते ही एक हल्की सी बदबू सी आई, जैसे कोई चीज कई सालों से बंद पड़ी हो। कमरा पूरी तरह खाली था। एक टूटा हुआ बेड फ्रेम और एक रस्टेड मिरर और दीवारों पर पुराने फफूंदी के धब्बे। अरमान ने मजाक में कहा, अरमान कहता है, ओ भूतनी, मैं आ गया, अगर सच में है तो सेल्फी में पोज दे देना। वो हंस रहा था, पर उसके दोस्तों के प्रैंक शुरू होने में अभी 5 सेकंड बाकी थे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जो प्लान में नहीं था। अरमान जैसे ही कमरे के अंदर गया, उसे क्लियरली सुनाई दिया कोई रो रहा था, बहुत धीमे, बहुत टूटा हुआ, जैसे कोई दर्द में सिसक रहा हो। अरमान तुरंत मुड़ा, ओए समीर, स्टॉप एक्टिंग, बंद कर। तुम लोग हो ना बाहर, आवाज बंद करो। बाहर बैठे समीर और कार्तिक ने एक दूसरे को देखा। हमने तो अभी प्रैंक शुरू भी नहीं किया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि कमरे से जो आवाज आ रही थी वो उन दोनों ने
नहीं कर रहे थे। अरमान ने अपने फोन लाइट ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, रोने की आवाज बंद, एकदम डेड साइलेंस। अरमान ने फोन मिरर की तरफ घुमाया और मिरर में काले धब्बों पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, बहुत लाइटली, बहुत फेंट, जैसे नाखून से खुरचा गया हो। मुझे मत बुलाना, अरमान हंसते हुए बोला। ये किसने लिखा भाई? इतनी डरावनी हैंडराइटिंग। नाइस, नाइस प्रैंक। लेकिन ये प्रैंक नहीं था, क्योंकि ये वर्ड उसके सामने ही धीरे धीरे और गहरे होने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें फिर से लिखा हो। समीर और कार्तिक बाहर छिपे थे। उनका प्रैंक अभी शुरू भी नहीं हुआ था। समीर विस्पर में बोला, चल खिड़की पे टैप करते हैं। लेकिन टैप करने से 1 सेकंड पहले अंदर से कमरे के डोर पर किसी ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा। दोनों दोस्त डर के मारे फ्रीज हो गए। समीर, ये तो हमने नहीं किया। कार्तिक, तो किया कौन? दोनों लड़कों ने तुरंत मोबाइल टॉर्च ऑन की और बुरी तरह कांपने लगे, क्योंकि कमरे का डोर अंदर से बंद था और अरमान ने उसे लॉक नहीं किया था। अरमान कमरे के बीच में खड़ा था। उसने सोचा शायद ये हवा थी या लकड़ी गिरी होगी। नहीं, क्योंकि तब उसके पीछे किसी की चलने की साउंड आई। अरमान तेजी से मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन फोन की टॉर्च अचानक अपने आप फ्लोर पर गिर गई, टप से। और जैसे ही गिरा, फोन की लाइट सीलिंग की तरफ पड़ी। वहां कमरे की छत पर एक औरत की परछाई उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल, नीचे गिरते हुए चेहरे, बिल्कुल काला और आंखें सफेद, बिना प्लग झपकाए अरमान को घूरती हुई। अरमान ने चीख भी नहीं पाया। उसका गला सूख गया, जिस्म पैरालाइज हो गया। बाहर समीर और कार्तिक डोर पर जोर जोर से खटकाता रहा, लेकिन अरमान डोर खोल डोर खोल अरमान खुद ब खुद खुल गया, जोरदार आवाज के साथ। समीर और कार्तिक अंदर घुसे। अरमान कहाँ है? कमरा खाली, अरमान गायब था। दोनों पैनिक में कमरे को स्कैन करने लगे। ओए अरमान, मजाक मत कर, निकल बाहर। लेकिन कमरा बिल्कुल डेड था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। इतने में समीर की नजर मिरर पर पड़ी, जहां अभी कुछ देर पहले लिखा था, मुझे मत बुलाना। अब नीचे उसकी दूसरी लाइन उभर चुकी थी, तुमने मुझे बुला लिया। कार्तिक ने समीर को पकड़ा। भाग, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। तेरी कसम, यहाँ कुछ बहुत गलत है। और तभी मिरर पर एक बालों से ढाकी काली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कोई औरत मिरर के अंदर से बाहर निकल रही हो। दोनों लड़कों की हालत खराब थी, बिल्कुल खराब। वे भागने ही वाले थे कि रूम नंबर 217 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ एक चीज सुनाई दी, मैंने कहा था मुझे मत बुलाना। समीर चीख पड़ा, अरमान तू कहाँ है? लेकिन जवाब आया किसी और आवाज में, कमरे के एक कोने से, उसी सीलिंग से, मैं यहाँ हूँ। दोनों लड़कों ने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा वो उसके होश उड़ाने वाला था। सीलिंग पर अरमान बैठा हुआ था, बिल्कुल कॉर्नर में चिपका हुआ, चुप, आंखें पूरी सफेद और चेहरा एकदम खाली। समीर धीरे से बोला, अरमान तू ऊपर कैसे चढ़ा? अरमान का सिर धीरे धीरे टेढ़ा हुआ, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, और फिर उसने मुस्कुराया। बट दैट वासंट अरमान। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, बहुत अननेचुरल।
अरमान की आवाज में एक औरत की आवाज मिलकर बोली, मजाक अच्छा था। इससे पहले कि समीर और कार्तिक कुछ समझ पाता है, रूम नंबर 217 की असली कहानी उनके सामने खुलने वाली थी। पर सवाल यह है, क्या अरमान सच में सीलिंग पर चढ़ा था या कोई और उसके शरीर के अंदर आ चुका था? रूम नंबर 217 में क्या हुआ था 2007 में, और क्या तीनों लड़के जिंदा बाहर निकल पाए? ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। रूम नंबर 217 का दरवाजा बंद हो चुका था और अब तीनों लड़के उस चीज के सामने थे जो कई सालों से सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी, मांस और सांसों वाले शरीर में वापस आने का मौका। समीर और कार्तिक जैसे पत्थर बन गए थे। अरमान सीधे कमरे की छत पर चिपका हुआ था, उसके हाथ पैर दीवार पर कील की तरह धंसे हुए थे। उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी तरफ मुड़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर घुमा रहा हो। और फिर अरमान की आंखें पूरी सफ़ेद हो गई। नीचे की तरफ देखते हुए समीर कांपते आवाज में कहा, अरमान नीचे उतर प्लीज। अरमान ने अपनी सफ़ेद आंखों के बीच से दोनों दोस्तों को देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अरमान की नहीं थी, वो किसी और की थी। अरमान, लेकिन आवाज औरत की, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम तीनों ही जाओगे मेरे साथ। और अगले ही सेकंड अरमान का पूरा शरीर छत से सीधा नीचे गिरा, एकदम धड़ाम से। कोई इंसान अगर 10 फीट ऊपर से गिरे तो क्या होगा? हड्डियां टूटेगी, खून निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन अरमान फर्श पर गिरकर भी बिल्कुल हिला तक नहीं था। ना ही दर्द, ना चिल्लाहट, कुछ नहीं, बस स्थिर। समीर और कार्तिक धीरे धीरे उसके पास गए। कार्तिक, अरमान भाई उठ। अरमान ने धीरे से आंखें खोली और उसकी गर्दन फिर से झटके से घूमी 180 डिग्री, जैसे कोई रबर का खिलौना हो। अरमान फटी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? फर्श पर अचानक धुंध जमने लगी। कमरा जिसमें गर्मियों में भी पसीना आता था, अब अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। दीवारों पर काले धब्बे फैलने लगे। मिरर पर पहले से लिखे शब्द, तुमने मुझे बुला लिया, और गहरे होते गए। कार्तिक कांपते हुए बोला, समीर, यह अरमान नहीं है, यह तो कोई और ही है, इसमें कोई और है। अरमान के होठों पर फिर वो अजीब अननेचुरल मुस्कान आ गई और उसने पंजों पर चिल्लाते हुए धीरे धीरे दोनों की तरफ आना शुरू किया। अचानक फोन की टॉर्च फिकर होने लगी, जैसे कुछ एनर्जी कमरे में प्रवेश कर चुकी हो। एक कॉर्नर में जहां बिल्कुल डार्कनेस थी, वहां किसी औरत की आउटलाइन दिखाई दी। लंबे बाल फर्श पर घिसटते हुए, सफ़ेद फटी हुई सलवार और चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ। धीरे धीरे वो फिगर दीवार से चिपक गई और उसी दीवार पर रगड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगी, मानो गुरुत्वाकर्षण उसके लिए था ही नहीं। समीर चीख पड़ा, भाग कार्तिक। दोनों डोर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से धक्का देकर फिर से बंद कर दिया। अरमान अचानक चीख कर बोला, रुको। औरत की परछाई हवा में रुक गई। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। और फिर अरमान की आवाज एक साथ निकली, एक उसकी और एक वो अजीब औरत वाली, तुम लोग खेल रहे थे ना प्रैंक, रूम नंबर 217 के साथ मजाक। समीर रोते हुए, हमने कुछ नहीं किया, बस दोस्तों वाला मजाक था। अरमान, या आत्मा, यही तो रहस्य है, यही तो समस्या है। तुम्हें मजाक करने की आदत है, पर तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हंसी की नहीं,
आत्माओं की सुनी जाती है। मिरर पर नई लाइन उभरने लगी, जैसे किसी ने कांच पर जोर से नाखून दबाया हो। मेरा कमरा, मेरा दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ कॉरिडोर की ट्यूबलाइटें एक एक करके बंद होने लगी और फिर हॉलवे में एक औरत की रोने की आवाज आई, बहुत गहरी, टूटी हुई, जैसे कोई अंदर से जल गई हो। अरमान अचानक बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज बदल गई थी। 2007 मैंने रोया था, मदद मांगी थी, पर यहाँ किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। आत्मा अरमान का शरीर इस्तेमाल कर रही थी। हर शब्द अरमान के गले से निकल रहा था, लेकिन कहानी किसी और की थी। मैं मर गई थी, पर मेरे साथ जो हुआ वो किसी आत्महत्या से भी बुरा था। समीर और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात उन्हें कॉलेज की ऑफिशियल स्टोरी में नहीं मिली थी। अरमान की उंगलियां जमीन पर पैटर्न बनाने लगी, जैसे वो अपनी मौत का सीन याद कर रहा हो। मुझे धक्का दिया था, मैंने खुद नहीं मरा। समीर की सांसें रुक गई। मतलब लड़की ने सुसाइड नहीं की थी। अरमान की आंखों से पानी की जगह काला तरल बहने लगा। हाँ, और जिसने मुझे मारा था वो आज भी जिंदा है, यही कॉलेज में। मिरर पर अचानक एक चेहरा उभर आया, आधा जला हुआ, आंखें बाहर को उभरी हुई और होंठ के कटे हुए। कार्तिक चिल्लाया, समीर मिरर मत देख। पर अरमान हंस रहा था। क्या लगता है तुम प्रैंक करने आए थे? नहीं, तुम्हें बुलाया गया था। औरत की परछाई धीरे धीरे सीलिंग से उतरकर फर्श की तरफ आने लगी। अब पहली बार उसका पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा पूरा जला हुआ, कान गायब, आंखों में केवल सफेदी और दांत पूरी तरह नुकीले। वो अरमान के पास खड़ी हो गई और उसके बाल अरमान की गर्दन में लिपट गए, जैसे वो उसके अंदर ही रह रही हो। अचानक अरमान का शरीर अनकंट्रोल्ड तरीके से झटकने खाने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ उभरने लगी, हाथ टेढ़े हो गए, रिब्स उसकी टी शर्ट फाड़कर बाहर दिखाने लगी। समीर चीख पड़ा, छोड़ दे उसे, वो हमारा दोस्त है। अरमान की ओर देखकर समीर को यह समझ आया कि उनका प्रैंक किसी सोई आत्मा को डिस्टर्ब कर चुका है। आत्मा ने अरमान के टूटे हुए शरीर को उठाया और उसे कमरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जैसे कोई कठपुतली। फिर अरमान की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, भाग जाओ, तुम लोग अभी भाग सकते हो, मुझे नहीं पर खुद को बचा लो। समीर और कार्तिक की आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्तिक चिल्लाया, हम तुम्हें छोड़कर नहीं भागेंगे। आत्मा ने अरमान के मुंह से एक भयानक हंसी निकाली। इंसान बहुत देर कर चुका हो। कमरे की हर चीज मूवमेंट में आ गई। बेड फ्रेम कांपने लगा, दीवारों से धूल झड़ने लगी, मिरर में दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद हो रही थी। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो खुद एक जिंदा चीज बन चुका था। और फिर कमरे के फर्श पर अचानक एक हाथ दिखाई दिया, जला हुआ, काला पड़ा हुआ, लंबी उंगलियां। वो हाथ धीरे धीरे फर्श से बाहर निकलने लगा, जैसे कोई जमीन के अंदर दफन था और बाहर आ रहा था। समीर और कार्तिक डर के मारे पीछे हटे। समीर, ये फर्श के अंदर से कौन निकल रहा है? अरमान की ओर से आवाज आई, वो मैं हूँ।
अरमान तब भी खड़ा था। अरमान के अंदर आत्मा थी और जमीन के अंदर से एक लड़की का जला हुआ शरीर निकल रहा था। टूटी हुई पसलियां, फटी हुई आंखें, आधे चेहरे पर खून जमे हुए। लड़की की आत्मा अरमान के अंदर थी और उसका शरीर नीचे फ्लोर के अंदर सड़ता पड़ा हुआ था। समीर को समझ आया यह हत्या का केस था और उसकी लाश को यही फर्श के अंदर छुपाया गया था। आत्मा मुस्कुराई, अब तुम सच जान चुके हो, इसलिए अब तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। फर्श पूरी तरह टूटा और लड़की का पूरा कंकाल बाहर आ गया। उसकी आंखें अभी भी ओपन थी। सीधे समीर को घूरती हुई तेज 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 अंधेरी हवा चलने लगी। अरमान हवा में उड़ गया। लाइट्स बंद हो गई और तब कमरे में एक आवाज गूंजी, तुम तीनों अब मेरे हो। उस रात रूम नंबर 217 में जो हुआ उसका पूरा कहानी जानने के लिए ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी सिर्फ आत्मा की नहीं, उस इंसान की थी जिसने लड़की को मारा था। क्या वह अब भी कॉलेज में था? क्या इस हत्यारे ने ही लड़की की आत्मा को सालों से वही बांध रखा था? और क्या अरमान, समीर और कार्तिक कभी इस कमरे से बाहर निकल पाए, या तीनों उस लड़की के साथ कमरे का हिस्सा बन गए? ये जानने के वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, सांसों के बीच घुस जाता है। रूम नंबर 217 अब एक कमरा नहीं, एक जिंदा कब्र था और तीनों लड़कों की किस्मत अब किसी और के हाथ में थी। समीर और कार्तिक कॉर्नर में खड़े कांप रहे थे। अरमान हवा में झूल रहा था। उसके हाथ पैर मोड़कर ऐसे पकड़े गए थे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उसे बांध कर रखे हुए थे। दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ रही थी, जैसे पूरे कमरे में दर्जनों आत्माएं घूम रही हो। कार्तिक ने कहा, समीर, ये कमरा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरमान ने अचानक बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज फिर वही औरत वाली थी। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम तीनों उसी के बेटे जैसे हो जिसने मुझे मारा था। यह सुनकर समीर का दिल जम गया। कौन? किसने? अरमान की आंखों से काला पानी टपका और उसके मुंह से एक ही नाम निकला, वार्डन मिस्टर चोपड़ा। कमरा अंधेरा में डूब गया। सिर्फ एक ट्यूबलाइट की हल्की नीली रोशनी फिलकर होते हुए सीलिंग पर गिर रही थी। आत्मा ने अरमान के मुंह से बोलना शुरू किया, मानो वह पूरी घटना दोबारा जी रही हो। 2007 मैं भी यहाँ नए कॉलेज में एडमिट होकर आई थी। हॉस्टल में सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। सब ठीक था जब तक अरमान के होंठ कांपने लगे, जब तक वार्डन ने रात के 11 बजे मुझे अपने ऑफिस में नहीं बुलाया। जब उसने यह कहा, दीवार पर खून टपकने लगा, मानो कमरा खुद गवाही दे रहा हो। उसने कहा था, रजिस्टर में फोटो चेक करनी है, लेकिन वो मेरे पीछे आ गया। समीर और कार्तिक की सांसें अटक गई। आत्मा बोली, मैं चिल्लाई, भागी और इस 217 नंबर के कमरे में छुप गई। अरमान का सिर पीछे मुड़ गया, पर उसने मुझे नहीं यही पकड़ लिया। दीवार पर खून से आकृति बना गई, एक लड़की रोती हुई, एक आदमी उसका हाथ पकड़ता हुआ। समीर ने कांपते हुए पूछा, फिर कमरा सन? आत्मा ने धीमे से कहा, उसने मुझे मार दिया और इस कमरे के फर्श में दफना दिया, क्योंकि उस रात हॉस्टल में कोई और नहीं था। समीर और कार्तिक के पैरों के नीचे फिर से वो जला हुआ हाथ ऊपर आने लगा। फर्श धीरे धीरे टूटने लगा।
चूना पत्थर बिखरने लगा और फिर पूरी लाश बाहर आ गई। जला हुआ शरीर, फटी पसलियां, कटे होठ और आंखें जो मरने के 18 साल बाद भी खुली थी। कार्तिक चीख पड़ा, समीर, यह वही लड़की है। अरमान जमीन पर गिरा, लेकिन जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही नहीं। लड़की की आत्मा धीरे धीरे अरमान के शरीर से निकलकर अपने जले हुए सड़े हुए शरीर की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर फर्श को छूते भी नहीं थे। वह हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। फर्श पर उसका पुराना शरीर मानो उसे पहचान रहा हो। अचानक हिलने लगा, जैसे वह वेलकमिंग गेस्चर हो। जैसे ही आत्मा अपने शरीर के करीब पहुंची, पूरा कमरा लाल होने लगा। दीवार पर एक भयानक सनस्टिक उभर आया। मैं वापस आऊंगी। समीर उठकर अरमान को खींचने लगा। अरमान, उठ भाई, हम निकल रहे हैं। आत्मा ने फुसफुसाकर कहा, अभी नहीं। और अचानक कमरा दो हिस्सों में बट गया। फर्श के बीचों बीच एक गोल लाल चमकता हुआ दरार खुल गया, जैसे कोई बोटोमेल्स पिट। उसी पिट से दर्जनों हाथ बाहर आने लगा। सड़े हुए, लंबे, विकृत हाथ लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हुए समीर और कार्तिक को खींचा। पीछे हटो, फर्श टूट रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर एक भारी नॉक हुआ। टक टक टक, और बाहर से एक मर्द की आवाज आई, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। समीर और कार्तिक का दिल धड़कना बंद हो गया। यह आवाज ठीक वही थी जिसका नाम आत्मा ने लिया था, वार्डन मिस्टर चोपड़ा। समीर ने डर से कार्तिक को देखा। भाई, अगर आत्मा सच कह रही थी तो यही आदमी हत्यारा है। अरमान अचानक होश में आया। समीर, बाहर मत जाना, वो मुझे भी ढूंढ रहा था। हम सब फंस जाएंगे। आत्मा की धीमी हंसी कमरे में गूंजी। वक्त आ गया जिसने मुझे मारा था, उसे लेने का दरवाजा अपने आप खुल गया। वार्डन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अरमान पर टिक गई। चोपड़ा कड़क आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह कमरा बंद है, यहाँ कोई नहीं आता। कमरे के अंदर का माहौल अब इंसानों से ज़्यादा आत्माओं से भरा था। अचानक लड़की की आत्मा आंधी हवा में घूमी और उसके चेहरे पर पहली बार नफरत के भाव दिखे। उसके बाल हवा में उड़े, आंखें लाल हो गई और उसने एक तेज चीख मारी। चोपड़ा के कान से तुरंत खून बहने लगा। वो पीछे हटने लगा। चोपड़ा घबराहट में कहा, ना, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा हंसी, तुमने मेरी चीख सुनी थी, फिर भी मारा। चोपड़ा दीवार के पास गिर गया, जैसे किसी ने इनविजिबल फोर्स से उसे धक्का दिया हो। तुमने सोचा लोग भूल जाएंगे, पर मैं नहीं भूली। आत्मा हवा में घूमी और अचानक अरमान के शरीर में वापस घुस गई। अरमान की आंखें जल उठी, लाल आग की तरह। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए इतिहास के सबसे डरावने थे। अरमान ने कमरे की छत पर 10 फीट उछाल मार कर पकड़ लिया। शरीर ऐसी स्पीड से नीचे गिरा कि हवा कटने की आवाज आई। अरमान ने चोपड़ा की कॉलर पकड़ी और उसे कमरे के बीचों बीच खींच लाया। समीर चीखा, अरमान रुक भाई। लेकिन अरमान अब कहीं नहीं था। वो शरीर अब उसका था। अरमान या आत्मा धीरे से फुसफुसाया, 18 साल तक मैं इंतजार करती रही। आज हिसाब पूरा होगा। कमरे की सारी लाइटें बंद, सिर्फ लाल
पोर्टल की रोशनी। अरमान ने चोपड़ा को उठाकर सीधे उस पोर्टल के ऊपर से ले आया। चोपड़ा तड़पते हुए चिल्लाया, बचाओ समीर। कार्तिक, मैंने मजबूरी में किया था। समीर कांपते हुए खड़ा था। ये उस लड़की का हिसाब है, हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा चीखी, नीचे नर्क में स्वागत है। और अरमान ने चोपड़ा को सीधे उस बॉटमलेस पिट में फेंक दिया। पोर्टल तुरंत बंद हो गया। अब लड़की की आत्मा अपने जले हुए शरीर के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार शांति का भाव था। समीर और कार्तिक ने देखा उसके जलते घाव धीरे धीरे भरने लगे। उसके चेहरे पर गंदगी हट रही थी और चेहरा धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगा था। वो खूबसूरत 20 साल की लड़की अब साफ दिख रही थी। उसने अरमान की ओर देखा जो बेहोश पड़ा था और उसने मुस्कुराया, कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं जा सकती हूँ। वो धीरे धीरे हवा में उठी और फिर एक सफ़ेद रोशनी में बदल कर गायब हो गई। कमरा शांत था, दुर्गंध भी खत्म हो चुका था, खून भी गायब था, दीवारें भी साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओनली अरमान वाज लाइंग अनकॉन्शियस। समीर ने उसे उठाया, चल भाई, यहाँ से निकलते हैं। तीनों लड़के कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में भागते हुए हॉस्टल के बाहर आ गए। ठंडी हवा लगी और पहली बार पता चला कि वो करीब 2 घंटे से रूम नंबर 217 में थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रूम नंबर 217 के दरवाजे पर अब एक नया बोर्ड लगा था, सीलेड फॉरएवर। लेकिन दीवार पर हल्के ऑलमोस्ट इनविजिबल वर्ड खुदे हुए थे, थैंक यू। भटिंडा कॉलेज की वो रात तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वार्डन चोपड़ा कभी नहीं मिला। कॉलेज ने मिसिंग रिपोर्ट डाल दी, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। रूम नंबर 217 आज भी बंद है। उसकी चाबी प्रिंसिपल के पास भी नहीं है। अरमान महीनों तक रात को चीख कर उठता रहा, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। समीर और कार्तिक कहते हैं, हम प्रैंक करने गए थे, लेकिन एक आत्मा को मुक्ति दे आए। लेकिन आज भी भटिंडा कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं, कभी कभी रात 2 बजे 217 के दरवाजे पर एक लड़की की हल्की आहें सुनाई देती है, जैसे वो देख रही हो कि कोई और उसके जैसे बुरे हाथों में न फंस जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर हफ्ते मिलते रहेगा आपको ऐसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए, ताकि उनको भी ये कहानी पसंद आए और देखने में रोंगटे खड़े हो जाए। खास करके रात में शेयर करिएगा ये कहानी।